हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में केरल हाई कोर्ट के 2021 के एक निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट विचार करने जा रहा है। केरल हाई कोर्ट का यह निर्णय एक मुस्लिम महिला के द्वारा खुला के तहत तलाक देने के अधिकार की व्याख्या पर आधारित था और उस पर ही कुछ सवाल उठाए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास यह याचिका लाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट केरल हाई कोर्ट के इस निर्णय पर विचार करेगा कि क्या वह निर्णय सही था या सही नहीं था। अब जो खुला की प्रक्रिया है या जो खुला की व्यवस्था है वो एक तरह से तलाक देने की प्रक्रिया है जो इस्लामिक पारंपरिक कानूनों के आधार पर महिलाओं को सौंपी गई है, मुस्लिम महिलाओं को। अब सवाल यह है कि 1939 में एक संशोधन किया गया था मुस्लिम विवाह विघटन कानून के आधार पर और उससे ये जांचा गया कि महिलाओं के खुला का अधिकार वाकई में मौजूद अब है या फिर नहीं है। इस पर ही ये सवाल खड़ा किया गया है। आज के इस टॉपिक में इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे और उन कुछ निर्णयों को जानेंगे जो इसके पहले अन्य हाई कोर्ट्स के द्वारा दिए गए हैं और खुला क्या होता है, कैसे है कार्य करता है, कैसे तलाक की प्रक्रिया इसके तहत पूरी होती है। तो खुला क्या है, पहला प्रश्न आपके सामने यही आएगा। और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार क्या हैं, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केरल हाई कोर्ट के 2021 के निर्णय पर फिर से विचार किया जा रहा है और मुस्लिम महिलाओं को खुला के माध्यम से न्यायेतर तलाक देने का अधिकार है या फिर नहीं है। यानी न्यायेतर तलाक वे तलाक की प्रक्रिया होती है जिसमें न्यायपालिका भाग नहीं लेती है। बिना न्यायपालिका के हस्तक्षेप किए जो भी तलाक की प्रक्रिया पारंपरिक कानूनों के आधार पर संपन्न कराई जाती है उसे आप कह सकते हैं न्यायेतर तलाक, ठीक है। शब्द को याद रखिएगा। तो तलाक का ये रूप अदालतों के हस्तक्षेप के बिना किया जाता है। चलिए, अब चूंकि इस पर यह सवाल उसकी वैधता पर उठाया गया है, ऐसे में कई सारे और भी तरीके हैं जो इस्लाम के अंतर्गत बताए गए हैं। एक एक करके उनको समझते हैं, ठीक है। पहले जानते हैं खुला क्या है। तो खुला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई मुस्लिम महिला अपने पति को एक तरफा तलाक दे सकती है, ठीक है। कोई मुस्लिम महिला अपने पति को एक तरफा तलाक दे सकती है। कुछ वैसे ही अधिकार हैं जो मुस्लिम पतियों को भी दिए गए हैं, ठीक है। तो तलाक के अधिकार के समान है जैसा शरिया कानून के तहत मुस्लिम पुरुषों को मिले हैं। और खुला के का जो अधिकार है, इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें ऐसा माना गया है कि कुरान के आधार पर यह अधिकार निकल करके आया है। हालांकि इसकी अलग अलग इस्लामिक स्कूलों में अलग अलग तरह से व्याख्याएं की गई हैं और एक स्कूल है हनाफी न्यायशास्त्र, ये मानता है कि जो खुला की प्रक्रिया है वह वैध तभी होगी जब उसमें किसी महिला के पति की भी सहमति हो। यानी इसमें थोड़ी सी अलग अलग तरह के विचारधाराएं हैं। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, कुछ लोग इसको पूर्ण नहीं मानते। अभी जो केरल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उसमें उन्होंने कहा था, जो 2 न्यायाधीशों की पीठ थी, उन्होंने कहा कि खुला के तहत मुस्लिम महिला को जो तलाक की व्यवस्था या तलाक का अधिकार प्राप्त है वो अपने आप में पूर्ण है और उसके लिए किसी भी पति की सहमति या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और उस पर सवाल खड़ा किया गया कुछ ऐसी विचारधाराओं की वजह से। इसमें कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो मानती हैं कि पति की सहमति आवश्यक होगी तभी ये तलाक की प्रक्रिया पूरी हो सकती है, एक तरफा तलाक नहीं हो सकता, ठीक है। तो जस्टिस कौसर एडप्पागत ये वो हैं जो अभी वर्तमान में केरल हाई कोर्ट में मौजूद हैं, जस्टिस हैं। तो उन्होंने इस पर कई सारे विचार दिए हैं। उनका सुझाव ये है कि पत्नी का खुला का अधिकार पति के तलाक के अधिकार के समान है और वो ये मानते हैं कि खुला में पत्नी द्वारा अपने पति से शादी तोड़ने का जो एक सहमति है वो दर्शाई जाती है। खुला की व्यवस्था में कोई मुस्लिम महिला अपने पति से विवाह के विच्छेद की प्रक्रिया की सहमति देती है और ये कहती है कि विवाह बंधन अब आगे नहीं चलाना है, इसलिए उसको मान्य किया जाएगा। तो एक प्रक्रिया है खुला के नाम से। इसके अलावा कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी हैं जो न्यायेतर तलाक को मान्यता देती हैं। कैसे कैसे अन्य कौन से तरीके हैं जिसके तहत कोई मुस्लिम महिला न्यायेतर तलाक ले सकती है। पहला है तलाक़े तफवीज़। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि इस्लाम के अंतर्गत जो विवाह है उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है, तो आपसी सहमति से दोनों ही पक्ष एक अनुबंध में बंधते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर महिला या पुरुष के बीच में जो अनुबंध किया गया है उसमें कोई पक्ष जो अनुबंध की शर्तें हैं उनको तोड़ दे, ठीक है, तब कोई एक पक्ष इसमें तलाक लेने की मांग कर सकता है या तलाक ले सकता है। तो तलाक के जो वैध आधार हैं उसमें क्या है, पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना कोई अगर पुनर्विवाह कर लिया जाता है या अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की जाती है
या किसी तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है तो इस आधार पर तलाक तफवीज लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है मुबारत, ठीक है, या मुबारात। तो ये एक तरह से आपसी सहमति का एक तरीका है। अगर आपसी सहमति से दोनों पक्ष इस बात पर आते हैं कि अब वे आगे जीवन में साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक का एक माध्यम ये हो सकता है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई भी जो पक्ष है वो इसको शुरू कर सकता है, तलाक की इस व्यवस्था को। तो इसे सुन्नी और शिया दोनों ही संप्रदायों के द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो ये भी मानते हैं कि ये जो व्यवस्था है तलाक की ये अपरिवर्तनीय है, यानी इसको बार बार बदला नहीं जा सकता। इसमें एक अगला तरीका है फस्ख का। क्या है? फस्ख। तो किसी तीसरे पक्ष या न्यायाधीश या किसी काजी के जैसे प्राधिकारी के हस्तक्षेप के जरिए तलाक कराया जा सकता है। तो ये कुछ अन्य तरीके हुए। अब जो खुला है वो कैसे अलग है? खुला में पति पत्नी में से किसी एक के द्वारा तलाक लिया जा सकता है। जो मुबारत है, मुबारत में दोनों पक्ष तलाक के लिए सामने आ सकते हैं, दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है। और फस्ख में क्या है? किसी तीसरे पक्ष के द्वारा या मध्यस्थ के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा इस तलाक की व्यवस्था को कराया जा सकता है। ये चीजें स्पष्ट हो गई। अब समस्या कहाँ शुरू होती है? अब जब आप शरीयत एक्ट पर आएंगे, इसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, ठीक है। जब आप इसमें आएंगे तो ये जो अधिनियम है ये न्यायिक और न्यायेतर दोनों ही तलाक को मान्यता देता है। लेकिन इसकी जो धारा 2 है, इसकी धारा 2 फस्ख को मान्यता नहीं देती, ठीक है। फस्ख के तहत जो तीसरा पक्ष है उसको मान्यता नहीं देती। हालांकि इसकी धारा 5 इसमें यह कहती है कि किसी विशेष परिस्थितियों में कोई न्यायाधीश तलाक की डिक्री दे सकता है, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट है। तो जिला न्यायाधीश को एक महिला की याचिका के आधार पर विवाह को समाप्त करने की अनुमति दी है, उसकी डिक्री को मान्य कर लेंगे। जबकि हनफी स्कूल ऐसा मानता है कि महिलाओं को तलाक के लिए अदालत से डिक्री प्राप्त करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। हनफी स्कूल ऐसा मानता है कि तलाक के लिए डिक्री अदालत नहीं दे सकती। अब इसमें कुछ संशोधन करने के लिए अब बातें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, स्पष्टता कम थी कि भाई यहाँ पर ये तरीके दिए हुए हैं, फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ जगहों पर इसको स्पष्ट नहीं किया गया है, कोई स्कूल इसको मान नहीं रहा है। तो इस बात को और क्लियर करने के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम यानी इसके 2 साल बाद पारित किया गया, ठीक है। और इसकी धारा 2 को मुस्लिम पर्सनल लॉ की धारा 5 के अंतर्गत ला दिया गया और उसकी धारा 5 को खत्म कर दिया गया, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि सभी मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायेतर तलाक का अधिकार है, उनकी इस्लामी विचारधारा कुछ भी हो, ठीक है। तो ये जो अधिनियम है न्यायेतर तलाक को, उसके फस्ख मार्ग को भी मान्यता देता है, ठीक है। और तलाक के लिए इसमें 9 आधार निर्धारित किए गए हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसको मुस्लिम महिलाओं द्वारा विवाह विच्छेद से संबंधित जो कानून है उसको स्पष्ट करने और समेकित करने के लिए लाया गया था। अब इस वाले पॉइंट से ही या इस अनुच्छेद से ही ये जो पहला वाला प्रश्न था वो खड़ा हुआ और ये कहा गया कि ये मान्य है या फिर नहीं है, या इसने जो बदलाव किए क्या उन सभी को खारिज कर दिया या कुछ विशेष खंडों को परिवर्तित किया, ठीक है। तो इसमें तलाक के लिए कुछ 9 आधार निर्धारित कर दिए हैं, जैसे कि क्रूरता, परित्याग करना, या कोई मुस्लिम महिला का पति है उसको 7 वर्ष से या उससे अधिक की सजा बुलाना। कुछ ऐसे आधार इसमें बताए गए हैं जिनके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। तो केरल हाई कोर्ट का 2021 का फैसला क्या था? इन्होंने कहा, बेसिकली एक पारिवारिक अदालत के निर्णय पर ये विचार कर रहे थे और पारिवारिक अदालत ने खुला के आधार पर जो तलाक की व्यवस्था थी उसको मान्यता दे दी थी, ठीक है। तो उसका जो मामला था यहाँ ला दिया गया। एक महिला को अपने पति की कथित क्रूरता और नपुंसकता के आधार पर तलाक की डिक्री दे दी गई थी। तो उस मामले को उसके पति ने यहाँ लाया केरल हाई कोर्ट पे और ये कहा, ये तर्क दिया 1972 के केरल हाई कोर्ट के एक निर्णय के आधार पर। 2021 वाले निर्णय में जो याचिका दायर की गई उसमें उन्होंने 1972 के निर्णय का हवाला दिया और ये कहा कि उस समय 1939 के अधिनियम के तहत मुस्लिम महिलाओं के जो न्यायेतर तलाक के अधिकार थे उसको वैध नहीं माना गया था, ठीक है। अधिकार को वैध नहीं माना गया था। इस आधार पर जो पारिवारिक अदालत ने निर्णय दिया है वो अपने आप में सही नहीं है, वो गलत है। अब मामला है हाईकोर्ट के पास और उन्हें देखना था कि क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्णय को कोट किया। इसके अलावा उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट के एक निर्णय को कोट किया और ये कहा कि ये जो अधिनियम लाया गया था 1939 का, इसको मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को और विस्तार देने के संबंध में समझा जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि ये उनके अधिकारों को कम कर रहा है, बल्कि ये उनके अधिकारों को और स्पष्ट कर रहा है। और ऐसी ही बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 1972 का जो निर्णय है वो खारिज होगा, वो निर्णय सही नहीं है, जिसमें ये कहा था कि 1939 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के विस्तार के लिए एक घोषणात्मक विनियमन है। ठीक है। उन्होंने अन्य अदालतों से इस अधिनियम के तहत तालमेल बिठाने की बात कही है और 1939 के अधिनियम द्वारा केवल मुस्लिम कानून का एक हिस्सा ही स्पष्ट किया गया था, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कुछ धाराओं पर परिवर्तन जरूर हुआ था, इसका मतलब ये नहीं था कि इस कानून के सभी प्रावधान रद्द किए जाने हैं, बल्कि उन मान्यताओं को और स्पष्ट किया जाना है। ठीक है। तो ये इनका निर्णय था। अब ये जो निर्णय है या फिर ये जो केस है आ गया है सुप्रीम कोर्ट के पास इसकी व्याख्या के लिए कि आखिरकार क्या सही होना चाहिए। उनके पुराने निर्णय को सही माने 1972 वाले या 2021 वाले, कैसे इसको सही समझा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का आगामी कदम मुस्लिम महिलाओं के लिए न्यायतर तलाक की जटिलताओं को स्पष्ट करना होगा। वो समझेंगे कि आखिरकार क्या जरूरी है या क्या सही है। इसके अलावा ये सुनिश्चित करना होगा कि कानून के तहत उनके अधिकार सुरक्षित रहें या उनके अधिकार सुरक्षित हैं या नहीं है। ठीक है। तो इन अधिकारों की मान्यताओं पर यह सवाल खड़ा किया गया है। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल देखिए। सवाल क्या है? क्या यह दावा करना उचित है कि मुस्लिम महिलाओं के खुला के माध्यम से न्यायतर तलाक लागू करने के अधिकार को प्रतिबंधित करना महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए, शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े जो अधिकार हैं वो इसमें दिए गए हैं, उनकी व्याख्याएं की जानी है। उसके अलावा जो न्यायपालिकाओं के पास शक्ति दी गई है वो कितने उनके साथ तालमेल बिठा पाते हैं या नहीं बिठाते हैं, उसकी व्याख्या होगी। तो कौन यहाँ पर स्पष्ट होगा? हालांकि जो प्रावधान है वो आपको, जो मैंने डिस्कस किए या फिर जो मैंने भी पढ़े थे, उसके आधार पर ये बात स्पष्ट होती हुई दिखती है कि केरल हाईकोर्ट का निर्णय अमूमन सही दिखाई पड़ता है। लेकिन अब चूंकि उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए वो जो निर्णय देंगे वही फिर अंतिम होगा। ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप कौन सी बात ज़्यादा स्पष्ट लग रही है। बाकी आपसे अगले सेशन में और किसी नए टॉपिक को लेकर के मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।